ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। अवध के निकटवर्ती प्रदेशों तथा भारत के कतिपय अन्य भागों में विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाए जाने का विधान प्रचलित है, जहां कुल देवता की पूजा की जाती है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोकाचार का गान किया गया है। उधर सुहागिनी स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आती हैं, जहां कुल देवता की पूजा अर्चना में मंगल गान के साथ लौकिक रीतियां संपन्न हो रही हैं। यहाँ पर वर वधू एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाते हैं, जिसे लहकौर कहा जाता है। सुहागिनों के रूप में उपस्थित पार्वती श्री राम को तथा सरस्वती सीता को लहकौर सिखा रही हैं। श्याम शरीरु सुहाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रविदामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत जाह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पियर उपरना काखा सोती, दुहुआ चरनी लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर भ्रुकुटी मनोहर नासा, भाल तिलकु रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुतामणि गाथे। महामणि
सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलोकी सब तिन तोरही। मनि बसन भूषण वारी आरती, करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसहि, सूत मागध बंदी सुजसु सुनावही। कोहबरहि आने कुंवर कुंवरी, सुवासिनी सुख पाइके। अति प्रीति लौकिक प्रीति लागी, करन मंगल गाइके। लह गौरी गौरी सिखाव रामहि, प्रिय संसारग कहे। रनिवा सुहास विलास रस बस, जन्म को फलु सब लहे। निज पानी मनि महु देखी, अति मूरति स्वरूप निधान की। चारति नभुज बल्ली बिलोकनि, विरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई, कहि जानहि अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी, सवाई जनवासे ही चली। तेहि समय सुनिय असीस जह तह, नगर नभ आनंद महा। चिरु जियहु जोरी चारु चारु, मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनि सदेव, बिलोकी प्रभु दुन्दुभि हनि। चले हर्षि वर्षि प्रसून निज निज, लोक जय 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 भनी। सहित बधूटिन्ह कुंवर सब, तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी, उमगे जनु जनवास। पुनि जेवनार भई बहु भांति, पठय जनक बोलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोगु पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सीलु सनेहु जाई नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनिउ भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी।
आसन उचित सबहि नृपदीन्हे, बोली सूपकारी सब लीन्हे। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। आज वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य समारोह दिल्ली के निकट हिंडन वायु सैनिक अड्डे पर संपन्न हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वायु सैनिकों को बधाई दी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तथा तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इस अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लिया। राफेल, सुखोई 30 और तेजस विमानों के साथ ही चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टरों ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से कोरोना के विरुद्ध एक नया अभियान शुरू करने की घोषणा की है। ऐसा सर्दियों और त्योहारों के मौसम को देखते हुए किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को मास्क पहनने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और कोविड के संक्रमण से बचने के लिए बार बार हाथ धोते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के विरुद्ध लड़ाई जनता की लड़ाई है। उन्होंने कोरोना योद्धाओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों के बल पर हम अनेक जानें बचाने में सफल रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही भारत इस वायरस को अवश्य ही पराजित कर देगा। भारत और जापान के विदेश मंत्रियों की 13वीं रणनीतिक वार्ता टोक्यो में संपन्न हो गई। दोनों देशों ने एक साइबर सुरक्षा समझौते के मूल पाठ को अंतिम रूप दिया। सरकारी एजेंसियों ने अभी तक पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक धान की खरीद की है। अगले 6 माह में सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1.7 लाख करोड़ का चावल और कपास खरीदने की योजना रखती है। 58,27,704 लोग देश में कोविड-19 से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 83,011 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। संक्रमण मुक्ति की देश में दर 85.25% है। लगातार छठे दिन कोई नए मामले सामने नहीं आए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 की जांच के लिए 11,94,321 परीक्षण किए गए। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक पेंस और डेमोक्रेट कमला हैरिस के बीच पहला डिबेट हुआ, जिसमें दोनों उम्मीदवारों ने आर्थिक स्थिति की बहाली और महामारी से मुकाबले के बारे में अपने विचार रखे। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच 2 हफ्ते से जारी युद्ध, तनाव और संघर्ष के मद्देनज़र दोनों के विदेश मंत्री अलग अलग मध्यस्थों से बात करेंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। जुड़े रहिए हमसे, सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा के कार्यक्रम। नमस्कार। गांधी जी की हस्ती कुछ ऐसी है कि विश्व पटल पर अपनी पहचान और प्रासंगिकता बनाए हुए है। गांधी जी का जीवन, आदर्श और व्यवहारिकता का एक ऐसा मिश्रण है जिसे समाज और जीवन में उतारने के लिए किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी 20वीं सदी के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं एक असाधारण व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनके सामयिक राजनीतिक और आर्थिक विचारों की महत्ता को ध्यान में रखकर अगर हम दुनिया की बदलती हुई तस्वीर को देखें तो उनके विचारों की प्रासंगिकता को स्वीकार करने में आसानी ही होगी। गांधी जी के समय में मानव की प्रतिष्ठा दांव पर थी। उनके समय की गैर बराबरी, भेदभाव, गुलामी, शोषण और बर्बरता, कलुषता, युद्ध विनाश जैसी किसी न किसी रूप में आज भी दुनिया को झकझोर रही हैं। आज दुनिया के प्रत्येक हिस्से में और प्रत्येक क्षेत्रों में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। सूचना क्रांति के इस युग में दुनिया में एक नया समाज उभर रहा है, जिसमें सूचना तंत्र और पूंजी तंत्र ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बना ली है। परिणाम स्वरूप बाजारवाद और भौतिकवाद फैल रहा है। पिछली शताब्दी औद्योगिक क्रांति की रही है, तो यह शताब्दी सूचना एवं तकनीकी क्रांति की मानी जा रही है।
दुनिया छोटी होती जा रही है, बाजार बड़ा होता जा रहा है। आज के भीड़ भरे बाजार में 80% लोगों के पास बेचने और खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है। गांधी जी ने अपने समय में पूरी दुनिया का ध्यान मानव की गिरती हुई प्रतिष्ठा की ओर आकर्षित किया। परिणाम स्वरूप दुनिया में भेदभाव कम हुए और अनेक देश आज़ाद हुए। दूसरा, उन्होंने श्रमनिष्ठ समाज बनाने की आवश्यकता पर बड़ा जोर दिया। दुनिया में आज भी विकासशील देशों की 25% आबादी गरीबी और अभावों से ग्रस्त है। अर्थात दुनिया में 2 अरब आबादी ऐसे लोगों की है जिनकी आय 50 रुपये प्रतिदिन से भी कम है। इतने लोग दुनिया में अगर भूखे, नंगे, बीमार, बेघर और बदनसीब हों तो ये दुनिया सुखी कैसे रह सकती है। अगर इन 2 अरब लोगों को ये समझ में आ जाए कि उनकी इस हालत के लिए कौन जिम्मेवार है तो वे दुनिया में से शोषण का नाम तक मिटा देंगे। इस वैश्वीकरण के युग में दुनिया के अधिकांश देश हाशिए पर हैं। अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है। वास्तविकता तो ये है कि सत्ता और संपत्ति के असमान वितरण से दुनिया में विषमताएं और शोषण बढ़ रहा है। गांधी जी एक शोषण मुक्त समाज चाहते थे। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें उत्पादन के औजार और अवसर सबको प्राप्त हों, और ऐसा समाज बनाने के लिए शिक्षा भी इसी प्रकार की हो जिसमें व्यक्ति की कुशलता और क्षमता को समानता के आधार पर विकसित किया जाए। गांधी जी का स्वदेशी का मंत्र उनके उस उद्देश्य को और अधिक शक्तिशाली ढंग से व्यक्त करता है। गांधी जी मानते थे कि जब उनका कोई पड़ोसी अभाव में जी रहा हो तो देश कैसे विकसित हो सकता है। गांव संपन्न होंगे तो देश और दुनिया भी संपन्न होगी। गांधी जी का लोकतंत्र में अटूट विश्वास था। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हिमायत करते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति स्वतंत्रता के बगैर उसका विकास नहीं हो सकता। लोकतंत्र के द्वारा ही व्यक्ति के विकास का ताना बाना बुना जा सकता है। लोकतंत्र को गरीब, पिछड़े और अपंग सभी व्यक्तियों के हित साधने का माध्यम बनना चाहिए। हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से विकसित होनी चाहिए कि जिसमें गरीब के हितों को सर्वोपरि माना जाए। गांधी जी शास्त्रीय स्वरूप में न तो अर्थशास्त्री थे और न ही राजनीति शास्त्र के पंडित। उन्होंने कोई अपनावाद भी नहीं चलाया, लेकिन वे दुनिया में अकेले एक ऐसे राष्ट्रनायक माने जाते हैं जिन्होंने राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि को, आर्थिक नीति को सदाचार का बाना पहनाया। इन दोनों ही क्षेत्रों में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के व्यवहारिक प्रयोग किए। गांधी जी श्रम और पूंजी के संबंधों को सही अर्थों में स्वीकार करते थे। वे पूंजी द्वारा श्रम के शोषण के विरुद्ध थे। इसके विपरीत वे श्रम को पूंजी का स्रोत मानते थे। पूंजी की सहायता से श्रमिक ही उत्पादन करता है, इसलिए वे मानते थे कि श्रमिकों को उनके उत्पादन का भी पर्याप्त लाभ मिलना चाहिए। गांधी जी श्रम पूंजी के सह अस्तित्व को स्वीकार करते थे। वे विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रबल समर्थक थे। वास्तव में गांधी जी का संपूर्ण दृष्टिकोण एक वैज्ञानिक का ही था। वे सत्य के शोधक थे, पालक थे। वे टेक्नोलॉजी को मानव परख बनाने की दलील करते थे। उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी को शोषण का हथियार नहीं बनना चाहिए। इसे तो लोगों के हाथ में उत्पादन के लिए एक औजार होना चाहिए। गांधी जी मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों को भी समाज में प्रतिष्ठापित करना चाहते थे। उनका कहना था कि मानव को प्रकृति का उतना ही दोहन करना चाहिए जितना कि उसे जिंदा रहने के लिए आवश्यक हो। प्रकृति के पास मानव जाति को पालने के लिए पर्याप्त साधन हैं, लेकिन मानव के लोभ लालच को पूरा करने के लिए प्रकृति असहाय है। प्राकृतिक संपदाओं जैसे हवा, पानी, जंगल, जमीन हम सबके जीवन का आधार हैं। इन पर जितना अधिकार वर्तमान पीढ़ी का है, उतना ही अधिकार आने वाली भावी पीढ़ी का भी है। प्राकृतिक संपदाओं की शुद्धता व समृद्धि को बनाए रखने की दूरदृष्टता हम सबको निभानी है और ये हम सब की जिम्मेवारी है। दुनिया में
औद्योगिकरण और शस्त्रीकरण के चलते तनाव, टकराव के अनेक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। व्यक्ति से लेकर समाज तक, समाज से लेकर राष्ट्र तक, राष्ट्र से लेकर राष्ट्रों तक। लिहाजा आतंकवाद, हिंसा, उत्पीड़न हमारी इस आज की दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। मानव प्रतिष्ठा से जुड़े मुद्दों पर, जिनमें संवाद, सौहार्द, सद्भाव, सहिष्णुता और शांति के द्वारा समस्याओं को निदान कराने का जो रास्ता गांधी जी ने हमें दिखाया था, आज हमें बड़ी ईमानदारी से ये स्वीकार करना चाहिए कि हिंसा से कोई भी मसला सुलझाया नहीं जा सकता। वह चाहे व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, सांप्रदायिक हो या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ही क्यों ना हो। हम ऐसे मसलों को सुलझाने के लिए गांधी जी के तरीकों में अपनी आस्था डालनी होगी। जैसे प्रेम करने से प्रेम बढ़ता है, वैसे हिंसा करने से हिंसा बढ़ती है, नफरत करने से नफरत बढ़ता है। तो हम इस दुनिया में क्या चाहते हैं? निश्चित ही हम एक युद्ध और हिंसा विहीन दुनिया चाहते हैं। तो हमें गांधी जी की अहिंसा को अपनाना होगा। गांधी जी की अहिंसा केवल हिंसा विहीन ही नहीं थी, बल्कि उसमें एक ऐसा आचरण है जिसमें सत्य, प्रेम, करुणा, सेवा, निर्भय, निर्वैर होने की प्रेरणा है। गांधी जी की अहिंसा मनुष्य का आत्मबल है, जिसमें शोषण और अन्याय का प्रतिकार करना प्रमुख है। गांधी जी का पूरा जीवन और उनका अहिंसा शास्त्र अन्याय का विरोध करने का शास्त्र है। गांधी जी की महानता का रहस्य भी यही है कि वे अपने किसी भी सिद्धांत के गुलाम नहीं थे। वे अपने सभी विचारों की परख इस आधार पर करते थे कि ये सिद्धांत मानवीय समस्याओं पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, और अगर ये सिद्धांत मानव की समस्याओं का निराकरण नहीं कर रहे हैं तो वे उनको बदलने का निश्चय भी रखते थे। अंत में हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी की अहिंसा और सत्य के दायरे में ही अगर हम आज की समस्याओं के समाधान खोजेंगे तो हमें लगेगा कि यह रास्ता आसान है और सार्थक भी। किसी भी विचार की सार्थकता एवं प्रासंगिकता उसको व्यवहार में उतारने पर ही पता लगती है। पूरा विश्व आज गांधी जी के सिद्धांतों में आस्था तो रखता है, लेकिन ज़रूरत है उन्हें अपनाने की। पूरे मानव समुदाय की अस्तित्व की रक्षा गांधी विचार से ही संभव दिखाई देती है। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है क्वाड ने हिंद प्रशांत के सहयोग को सशक्त बनाया। आलेख डॉक्टर तितली बसु का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। जापान ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका चतुर्भुज QUAD मंत्री स्तर की दूसरी बैठक की मेजबानी की। कोविड-19 के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में चुनौतियों तथा अवसरों पर चर्चा करने के लिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मेराइज पेन तथा जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के साथ टोक्यो में बैठक की। ये बैठक चल रही महामारी, अनिश्चित वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम, अमेरिका चीन में बढ़ती प्रतिस्पर्धा तथा बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के रणनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुलेपन तथा आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकों से अलग सितंबर 2019 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका चतुर्भुज मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन अमेरिका में किया गया था। इसका फोकस हिंद प्रशांत में एक नियम आधारित व्यवस्था को समर्थन देने पर था। टोक्यो में एकत्रित मंत्रियों के अनुसार इसका एजेंडा महामारी के बाद की चुनौतियों के साथ निपटने के लिए एक समन्वित प्रतिक्रिया विकसित करने पर केंद्रित था, जिसमें वहनीय टीका विकसित करने, एक तरफ कोरोना वायरस से लड़ने में एक दूसरे के श्रेष्ठ अभ्यासों को साझा करने, तो दूसरी तरफ विश्व भर में तीव्र आर्थिक संकुचन के साथ निपटने और वित्तीय समस्याओं को सुनिश्चित किया जाना शामिल है। कानून के नियमों द्वारा सुदृढ़ नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने, पारदर्शिता लाने, नेविगेशन की स्वतंत्रता देने, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने तथा संप्रभुता और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान मुख्य वरीयताओं में शामिल है।
आसियान की केंद्रीयता तथा आसियान की नेतृत्व वाली क्षेत्रीय व्यवस्था एक उन्मुक्त, खुले तथा समावेशी हिंद प्रशांत और क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने में मुख्य स्तंभ की तरह है। क्वाड राष्ट्रों में गहरे रणनीतिक समन्वय तथा मुद्दा आधारित गठबंधन है। सैन्य तंत्र के समझौतों के माध्यम से सुरक्षा सहयोग को सशक्त बनाया जाना है। इसके अलावा साझा अभ्यासों ने इनकी नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को सशक्त बनाया है। भारत की हिंद प्रशांत महासागर की पहल निरापद, सुरक्षित तथा स्थिर समुद्री डोमेन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत, अमेरिका, जापान तथा भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत सशक्त 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तथा रणनीतिक हिंद प्रशांत त्रिपक्षीय साझेदारियों ने भी क्वाड में पूरक का काम किया। इस महामारी के बाद तथा वैश्विक आर्थिक तथा तकनीकी व्यवस्था में घोषित उपायों के बाद आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बढ़ावा देना आवश्यक है। कोविड-19 महामारी के बाद आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मुख्य चिंता के रूप में उभर कर सामने आई है। इस मामले में क्वाड के कुछ सदस्य ठोस कदम उठा चुके हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान की आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन की पहल हिंद प्रशांत क्षेत्र में विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला में परिवर्तित हो रही है। गुणवत्तापूर्ण मूलभूत संरचना का निर्माण तथा क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना खुले हिंद प्रशांत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। इस मामले में क्वाड राष्ट्रों ने पारदर्शी, सुस्थिर वित्त व्यवस्था को सुरक्षित करने समेत विश्व स्तर के श्रेष्ठ अभ्यासों को अंगीकार करने तथा शासन के उच्च मानक को बनाए रखने में समर्थन दिया है। शिंजो आबे के पदत्याग करने के बाद सितंबर महीने में जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद विदेश मंत्री टोक्यो पहुंचे। क्वाड ढांचे को आगे बढ़ाने में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री आबे मुख्य शिल्पकार के रूप में माने जाते रहे हैं। क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक की अपनी स्पष्ट टिप्पणी में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बल देते हुए कहा कि जब भारत 2021 की शुरुआत में 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में उत्तरदायित्व संभालेगा, तब ये महामारी से वैश्विक रिकवरी तथा बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार समेत वैश्विक चुनौतियों के समेकित समाधान को आगे बढ़ाने का इरादा करेगा। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के अपने प्रतिपक्षों के साथ द्विपक्षीय चर्चाएं की। भारत एक्ट ईस्ट नीति के एक मुख्य स्तंभों में से है। प्रधानमंत्री सुगा के कार्यभार ग्रहण करने के बाद भारत जापान विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी की निर्धारित गति में और तेजी लाने के प्रति आश्वस्त है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।